जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका बिहार दरोगा के लिए आपका होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, उसका टेस्ट नंबर 8 है, जो कि 22 मई को सर के द्वारा कवर करवाया गया है। इसमें आपको करंट अफेयर के टॉपिक दिए गए थे और केमिस्ट्री और फिजिक्स का आपका टॉपिक दिया गया था। तो इस वीडियो में हम लोग सारे टेस्ट को कवर करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगता है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि मैं ये टेस्ट सीरीज आपके लिए कंटिन्यू करा सकूं। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए आज का टेस्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो ये आपका किया जाएगा भारत और श्रीलंका में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे 2024 में 9वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो यूएसए और आपका वेस्ट इंडीज में किया गया था, जहाँ पे विजेता कौन बनता है तो भारत बनता है। उप विजेता कौन बनता है तो ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन में शामिल 2 नवीनतम सदस्य कौन से हैं। यहाँ पे एससीओ के बारे में पूछा गया है कि यहाँ पे 2 नए सदस्य शामिल किए गए हैं। पहला तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ईरान, जो कि आपका 9वां सदस्य शामिल किया गया था, और दूसरा आपका हो जाएगा बेलारूस, जो कि आपका 10वां सदस्य शामिल किया गया था। वर्तमान में इसमें कितने मेंबर हो जाएंगे तो 10 मेंबर हो जाएंगे। 10 का 10 आपको याद होना चाहिए। पहला तो आपका रूस हो जाएगा, दूसरा आपका चीन हो जाएगा, तीसरा ध्यान रखिएगा इंडिया और पाकिस्तान दोनों शामिल कब होता है तो 2017 में होता है। ठीक है, आप 5वां ध्यान रखिएगा कजाकिस्तान को, 6ठा ध्यान रखिएगा किर्गिस्तान, 7वां ध्यान रखिएगा ताजिकिस्तान, और आप लोग 8वां ध्यान रखिएगा उज्बेकिस्तान, 9वां ईरान हो जाएगा, 10वां आपका बेलारूस हो जाएगा। इसकी स्थापना कब होती है 2001 में होता है, और इसका हेड क्वार्टर अगर आपसे पूछा जाएगा तो बीजिंग ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में एससीओ का समिट भी हुआ था 2024 में। पहला तो एक आपका नॉर्मल समिट हुआ था, जो कि कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। एक इसका शासनाध्यक्ष का समिट हुआ था 2024 में, जो कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ था। 2025 का समिट कहाँ पे किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा, ये आपका चीन में किया जाएगा। और 2024 में एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे चुना गया था तो किंग दाओ को चुना गया था। तो इतने सारे फैक्ट आपको एससीओ के संदर्भ में ध्यान रखने हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में किस मंत्रालय के द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 1975 इंदिरा गांधी के द्वारा यहाँ पे आपातकाल की घोषणा किया गया था। इसी के कारण जो है ना, वो गृह मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में नागरिकता जो संशोधन अधिनियम था ना, उसको भी लागू कर दिया गया है। तो कब किया गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नागरिकता भी किसके अंतर्गत आता है तो वो भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई अवार्ड 2025 के तहत कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया। अभी हाल ही में बीसीसीआई अवार्ड 2025 हुआ था ना, इसके तहत नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था आपको सचिन तेंदुलकर को। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पोली उमरगिर अवार्ड पूछा जाएगा तो जसप्रीत बुमराह का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जसप्रीत बुमराह का नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा साथ में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से मसाल वाहक कौन थे। देखिए, ये आपका जो पेरिस ओलंपिक का आयोजन हो रहा था, वहाँ पे भारत की तरफ से मसाल वाहक आपके हो जाएंगे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा का संबंध क्या चीज़ से है तो इनका संबंध आपका शूटिंग से हो जाएगा। भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गोल्ड पदक जीता था 2008 के बीजिंग के ओलंपिक में। तो आप लोग इनका नाम ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में ओलंपिक समिति के द्वारा इनको एक अवार्ड भी इनको प्रदान किया गया था 2024 में। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि क्योंकि पेरिस ओलंपिक में आपको काफ़ी बार कवर करवा चुकी हूँ, तो पेरिस ओलंपिक जो आपका होता है 2024 में, जो कि फ्रांस के पेरिस में किया जाता है, प्रत्येक 4 साल पे इसका आयोजन किया जाता है। तो इस बार जो होगा 2028 का, वो कहाँ पे होगा तो लॉस एंजल्स में होगा, जो कि आपका यूएसए में अवस्थित है। उसके बाद 2032 का कहाँ पे हो जाएगा ब्रिस्बेन में हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हो जाएगा। 2036 में कहाँ पे हो जाएगा तो ये आपका इंडिया इसको होस्ट करने वाला है। तो पेरिस ओलंपिक से आपको इतने सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 18वां 19वां पैरा ओलंपिक खेल आगामी वर्षों में क्रमशः कहाँ पे किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे पैरा ओलंपिक का पूछा गया है। तो देखिए, पैरा ओलंपिक हो या फिर ओलंपिक हो, दोनों का आयोजन जो है ना एक ही स्थल पे किया जाता है। पहले आपका ओलंपिक होता है, उसके बाद आपका पैरा ओलंपिक होता है। तो यहाँ पे आपका 2028 पूछा गया है और 2032 पूछा गया है। 2028 का आपका लॉस एंजल्स में होगा और 2032 का आपका ब्रिस्बेन में किया जाएगा। वहीं पे 2036 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा तो ये इस बार इंडिया होस्ट इसको करने वाला है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में खेलों में भारत की ओर से उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे। देखिए पेरिस पैरा ओलंपिक का 2024 जो हुआ था उसमें भारत की ओर से उद्घाटन समारोह में कौन थे, तो ये आपके हो जाएंगे सुमीत अंतल और भाग्यश्री यादव हो जाएंगे। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके समापन में कौन थे। वहीं पे आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जो आपका पैरा ओलंपिक नहीं बल्कि जो पेरिस ओलंपिक होता है उसके उद्घाटन उसके समापन में कौन कौन थे। तो आप लोग साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे कि आपका भी रिवीजन हो। वैसे ये टॉपिक मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पहले वाले भी टेस्ट में मैंने आपको करवाया था। अगर आप लोग पहले वाले टेस्ट को नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे कौन रहा था। देखिए पेरिस जो पैरा ओलंपिक हुआ था ना इसमें पहले स्थान पे आपका चीन हो जाएगा, दूसरे स्थान पे आपका ब्रिटेन था और तीसरे स्थान पे आपका अमेरिका हो जाएगा। इसमें इंडिया कैवें स्थान पे था, तो इसमें इंडिया आपका 18वां स्थान पे था। वहीं पे अगर पूछा जाएगा तो ओलंपिक में भी प्रथम स्थान पे कौन था, यूएसए था, सेकेंड पे आपका चीन और तीसरा पे आपका जापान। इंडिया का जो रैंकिंग था ना वहाँ पे 71 नंबर पे था, तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सही सुमेलित पूछा गया है। पहला है कि अवनी लेखरा, अवनी लेखरा का संबंध किससे हो जाएगा, ये आपका शूटिंग से हो जाएगा। सुमित अंतिल का संबंध किससे हो जाएगा, तो इनका संबंध आपका हो जाएगा एथलीट से, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। हरविंदर सिंह का संबंध किससे हो जाएगा, तो इनका संबंध आपका तीरंदाजी से हो जाएगा और मनु भाकर का संबंध आपका शूटिंग से हो जाएगा। वैसे जो आपका फ्रांस में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था ना वहाँ पे पहला पदक जीता गया था जो कि कांस्य पदक था और ये आपका 10 मीटर के शूटिंग में जीता गया था मनु भाकर के द्वारा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किसके द्वारा लिखा गया था, गलत हो जाएगा। ये आपका लिखा गया था पंकज मिश्रा के द्वारा। दूसरा है कि स्पीकिंग विथ नेचर, ये आपका रामचंद्र गुहा, बिल्कुल सही हो जाएगा। वाई भारत मैटर्स, ये आपके जयशंकर जी हो जाएंगे। और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो ये नरेंद्र मोदी नहीं हो जाएंगे बल्कि ये अमित शाह हो जाएंगे। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा गया है ना, तो ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था। सबसे पहले तो बिम्स्टेक के बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसकी स्थापना होती है 1997 में, जिसका हेडक्वार्टर आपका ढाका हो जाएगा। इसमें कितने मेंबर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बिम्स्टेक का वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा सम्मेलन हुआ था। अगर आपसे व्यापारिक सम्मेलन पूछा जाएगा तो आपका ये थाईलैंड के बैंकॉक में होता है। अगर आपसे युवा सम्मेलन पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में हुआ है। और मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। अभी हाल ही में बिम्स्टेक का कृषि स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे किया गया था, 2025 में ही, तो ये आपका नेपाल में किया गया था। तो यहाँ पे नॉर्मल शिखर सम्मेलन पूछा गया है, तो ये आपका बैंकॉक हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये आपका किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली से ध्यान रखिएगा। अगर आपसे रायसीना डायलॉग पूछा जाएगा, 2+2 वार्ता पूछा जाएगा, अगर आपसे ग्रामीण विकास सम्मेलन पूछा जाएगा जिसका नेतृत्व अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, अगर आपसे राष्ट्रीय युवा सम्मेलन पूछा जाएगा, तो ये सभी के सभी सम्मेलन जो है ना इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। वैसे दक्षिण अफ्रीका का जो हांसबर्ग है ना, यहाँ पे आपका G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2025 का होने वाला है। वहीं पे कनाडा से ध्यान रखिएगा कि G7 जो शिखर सम्मेलन है ना 2025 का, ये आपका कनाडा में होने वाला है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 को भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है। सबसे पहले प्रवासी दिवस मनाया कब जाता है, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आते हैं, उन्हीं के आगमन के अवसर पे हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस बार मनाया गया था कहाँ पे, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया गया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस वर्ष जो मनाया गया था उसमें मुख्य अतिथि कौन से देश के आपके राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8वां हिंद महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्तमान में कहाँ पे किया गया है, तो ये आपका मस्कट जो कि ओमान में किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी हाल ही में ब्रिक्स का जो 2024 का समिट हुआ था ना वो रूस के कजान में हुआ था। और अस्ताना से ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में अस्ताना से कौन सा समिट हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अस्ताना में कौन सा समिट हुआ था, तो
तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के द्वारा जारी पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पे कौन रहा। देखिए, भारत का पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। तो ये आपका नीति आयोग के द्वारा किया गया था। यहाँ पे प्रथम स्थान पे कौन है, उड़ीसा हो जाएगा। दूसरा स्थान पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तीसरा पे गोवा हो जाएगा। और बिहार का स्थान क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बात अगर हम लोग नीति आयोग की करते हैं तो नीति आयोग से ध्यान रखिएगा, पहले इसका नाम हुआ करता था योजना आयोग। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो नेहरू जी थे। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा हुआ करते थे। बाद में योजना आयोग को ध्यान रखिएगा 2014 में, ये आपका 15 अगस्त 2014 में जब झंडा फहराया जाता है लाल किला के पास से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग करेंगे। और बाद में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग इसका नाम कर दिया गया। नीति आयोग से एक नीति आयोग का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। शायद बिहार दरोगा या फिर बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग फुल फॉर्म जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है सीबीआई के द्वारा। वैसे सीबीआई किसके अधीन कार्य करता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसकी स्थापना 1963 में हुआ है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं। देखिए, 23वें नंबर के विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं, ये आपके हो जाएंगे दिनेश माहेश्वरी हो जाएंगे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधि आयोग से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारत में जब स्वतंत्रता हुआ था ना, उसके पहले आपका एक अधिनियम होता है 1833 के अधिनियम। तो 1833 के अधिनियम में ये प्रावधान किया गया था कि एक विधि आयोग का गठन किया जाएगा। बाद में 1834 में पहला विधि आयोग आपका बनता है, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं मैकाले को, ध्यान रखिएगा। और स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब गठित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1955 में गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे आपके MC सीतलवाड़ बने थे। तो आप लोग इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। वैसे जो विधि आयोग होते हैं ना, इसमें आपके एक अध्यक्ष होते हैं, एक आपके सदस्य सचिव होते हैं, और इसमें 4 पूर्णकालिक इसमें आपके सदस्य होते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी अध्यक्ष होते हैं ना, या तो आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे या फिर वो हाई कोर्ट के कोई CJI होंगे, वही वो अध्यक्ष बन सकते हैं। तो वर्तमान में कौन बने हैं, तो दिनेश माहेश्वरी बने। ये किन के जगह पे आए हैं, तो ये ऋतुराज अवस्थी की जगह पे ही आए हैं। तो आप लोग इनका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में शुभंकर का नाम क्या है। तो ये आपका उत्तराखंड में आयोजित हो रहा था राष्ट्रीय खेल 2025, जिसका शुभंकर आपका मौली हो जाएगा। इसका आपका थीम क्या हो जाएगा, तो ग्रीन गेम्स हो जाएगा इसका थीम। और इसका मसाल क्या हो जाएगा, तेजस्वनी हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और 39 नंबर का कहाँ पे किया जाएगा, तो ये आपका मेघालय में किया जाएगा। आपको इसको भी याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। देखिए, पहले तो 6 भाषा हुआ करती थी शास्त्रीय भाषा, और वर्तमान में 5 भाषा को दिया गया, ठीक है। तो टोटल कितना भाषा हो जाएगा, तो 11 भाषा हो जाएगा। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। वैसे 5 के 5 भाषा आपको याद होना चाहिए। पहला आपका पाली हो जाएगा, दूसरा प्राकृति हो जाएगा, तीसरा असमिया, चौथा बंगाली और 5वां मराठी। तो ये 5 भाषा को अभी वर्तमान में शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है, जिसमें पूर्ण रूप से मराठी को शास्त्रीय भाषा के रूप में इसको मान्यता भी कर दिया गया। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडोमीटर ऑटोमोबाइल को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। देखिए, ओडोमीटर जो होता है ना, मोबाइल में की जो दूरी होती है उसको ये मापता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि न्यूटन के पहले नियम के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए, न्यूटन ने टोटल गति के 3 नियम दिए थे। पहले नियम के अनुसार तो उन्होंने कहा था कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में पड़ी है ना, तो विराम अवस्था में ही पड़ी रहेगी जब तक उसमें बाहरी दबाव ना निकले, ठीक है। जब तक उस पर बाहरी दबाव नहीं पड़ेगा वो वस्तु एज इट इज रखी रहेगी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई विकल्प यहाँ पे सही नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जड़त्व का नियम, इसी को हम लोग गैलीलियो का नियम कहते हैं, इसका दिया गया था। और इसी नियम के तहत जो है वो बल का परिभाषा में देखने को मिलता है। दूसरा आपका हो जाएगा, दूसरा जो आपका बल का व्यंजक का परिभाषा देता है। और तीसरा आपका हो जाता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत आपका प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे संवेग संरक्षण का सिद्धांत दिया जाता है। तो पहला नियम पूछा गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करते हैं। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन के पहले नियम के अनुसार हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड का द्रव्यमान उस पर कार्यरत बल और उसके द्वारा उत्पन्न त्वरण के अनुपात के बराबर होता है। तो ये आपका हो जाएगा जड़त्व के द्रव्यमान में ऐसा प्रोसेस हमको देखने को मिलता है।
और जड़त्व का नियम किसके तहत आता है? तो ये आपका न्यूटन के पहले नियम के तहत आता है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक स्थिर गति से यात्रा कर रही बस एक यात्री को पीछे की ओर धकेलता है तो बस आगे की ओर त्वरित हो जाती है। इस बल को हम लोग किस बल के नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग जानते हैं काल्पनिक बाह्य बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो काल्पनिक बाह्य बल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा जो 90 एन के बल से 2.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित होता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा 34.6 किलोग्राम हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग फार्मूला लगा लीजिएगा, F बराबर m में हो जाएगा, जो कि न्यूटन के सेकेंड फार्मूला के अनुसार ये बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक किसी बाहरी बल के द्वारा अन्यथा किसी कार्य के लिए प्रेरित ना किए जाने जाए हर पिंड को अपनी विश्राम अवस्था या सीधी रेखा में एक समान गति की स्थिति रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग जड़त्व के नियम भी कहते हैं और न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति के नियम अपनी कौन सी पुस्तक में प्रतिपादित किया गया था? देखिए, न्यूटन ने टोटल 3 नियम दिए थे, इनका एक बुक था प्रिंसिपिया नामक बुक। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व का उदाहरण है? जड़त्व का उदाहरण कहने का मतलब क्या है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में पड़ी है ना तो पड़ी रहेगी जब तक कि उसको हम लोग ऊपर से बाह्य बल लगा के उसकी स्थिति को हम लोग ना बदल दें। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भारी वस्तु को, यहाँ पे आपका हो जाएगा मेज पर रखी हुई पुस्तक, क्योंकि वो विराम अवस्था में पड़ी है ना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी वस्तु पे आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यह नियम क्या हो जाएगा? ये आपका दूसरा नियम के अनुसार ऐसा होता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत इनमें से किस नियम पे आधारित है? देखिए, रॉकेट के ऊपर जाना ये आपका हो जाएगा आपका तीसरा नियम, गति के तीसरे नियम के अनुसार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के तीसरे नियम में आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत आता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति नाव के किनारे कूदता है तो नाव का पीछे की ओर चलना क्या कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया बल, जो कि आपका तीसरा नियम के तहत दिया गया है। तो आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? तो कोई गेंद पहाड़ से लुढ़क रही है, गलत हो जाएगा। किताब जो टेबल पे फिसल कर रुक जाती है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे जड़त्व हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल के खेल को में गोलकीपर गेंद की गोल की ओर मारने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, इसमें गोलकीपर को गेंद गेल की ओर मारने को आता है। तो ये आपका कौन सा नियम हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर यहाँ पे कम करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भौतिकी की कौन सी शाखा है जो किसी वस्तु के गति को देखकर उसका अध्ययन किया जाता है? तो ये गतिकी के तहत किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलती ट्रेन में यात्रियों को अचानक आगे की ओर झटका क्यों महसूस होता है? जब ट्रेन अचानक रुक जाती है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यात्रियों का जो ऊपरी शरीर होता है ना वो गतिशील अवस्था में रहता है, जबकि शरीर का जो निचला हिस्सा होता है जो सीट के संपर्क में होता है वो आपका स्थिर होता है। तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन का तीसरा नियम पूछा है कि क्या होता है न्यूटन का तीसरा नियम? तो ये न्यूटन का तीसरा नियम जो होता है ना वो प्रत्येक क्रिया का एक समान विपरीत क्रिया का बराबर होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे एक वस्तु विराम है तो विराम में रहेगी, तो ये आपका पहला नियम हो जाएगा। और द्रव्यमान और जो त्वरण हो जाएगा या फिर संवेग परिवर्तन का जो आपका समानुपाती होता है ना वो न्यूटन के दूसरे नियम के तहत इसको बताया गया है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जैसे ही यात्रा आरंभ करती है जिसमें यात्री का सिर पीछे की ओर झुकता है, तो इसके कारण क्या है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे जड़त्व तो होता है लेकिन वो स्थिर जड़त्व होता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के लिए किसी भी वस्तु पर कोई बल प्रयोग नहीं किया गया, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के अन्य नियम हमें सहायता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे न्यूटन का कौन सा नियम हमें सहायता प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा वस्तु का जो नाम होता है वो ज्ञात किया जा सकता है इसके द्वारा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी वस्तु पे कार्य करने वाला जो शुद्ध बल शून्य पाया जाता है, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वस्तु अगर किसी वस्तु पे कार्य करने वाला जो बल होता है वो शून्य पाया जाता है तो वहाँ पे हम लोग क्या अनुमान लगाते हैं कि वस्तु जो होता है वो विराम अवस्था में हो सकती है या फिर एक समान गति से वो गतिशील हो सकती है। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि एक लड़की झूले में लगातार झूल रही है, यदि लड़की एक खड़ी हो जाए तो दोलन क्या होगा। देखिए लड़की झूले में लगातार झूल रही है, लड़की अगर अचानक से खड़ी हो जाती है तो दोलन का काल क्या हो जाएगा। तो दोलन का जो काल हो जाएगा ना, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे प्रोटॉन हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे जो उप परमाणविक कण होते हैं वो चित्रित कहाँ पे होते हैं। तो इसमें कण और तरंग दोनों हमें प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के जो प्रामाणिक सिद्धांत होते हैं सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। देखिए जो पदार्थ के जो प्रामाणिक सिद्धांत होते हैं ना, ये प्रस्तावित किया गया था आपका जॉन डाल्टन के द्वारा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है। तो अस्थायी कण आपका कौन सा हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। वहीं पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं ना, ये आपके स्थायी कण हो जाते हैं। ठीक है। अगला है कि परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं। तो परमाणु के जो नाभिक होते हैं ना, वहाँ पे P+N पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चारों तरफ घूमते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये आपके बोस हो जाएंगे। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है। तो ये आपका हो जाएगा परमाणु। देखिए परमाणु जो होता है ना, वो सबसे छोटा होता है और ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए है। देखिए रदरफोर्ड का जो अल्फा कण है ना, वो किसकी खोज के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए प्रयुक्त होता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु सिद्धांत को फ्लम पुडिंग मॉडल के रूप में हम लोग जानते हैं। तो फ्लम पुडिंग मॉडल के रूप में हम लोग किसको जानते हैं। तो ये आपका हो जाएगा थॉमसन के परमाणु सिद्धांत को हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत बड़ा होता है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए परमाणु के आकार की तुलना में जो नाभिक होता है ना, बहुत छोटा होता है, क्योंकि परमाणु के अंदर होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। वहीं पे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमती है। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। परमाणु में एक धनावेशित केंद्र होता है जिसमें नाभिक कहा जाता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो है वो नाभिक में रहता है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गलत पूछा गया था ना, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु सिद्धांत के आविष्कारक कौन थे। तो परमाणु सिद्धांत के आविष्कारक आपके हो जाएंगे जॉन डाल्टन हो जाएंगे। ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा कण क्या होते हैं। देखिए अल्फा कण पूछा गया है, क्या होते हैं। तो ये हीलियम के नाभिक के समान होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है, उसके योग को हम लोग क्या कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है ना, उसको हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है। कोई तत्व का जो द्रव्यमान होता है उसको हम लोग किससे संदर्भित करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से करते हैं। ठीक है। तो सी का राइट आंसर हो जाएगा। और परमाणु का जो द्रव्यमान होता है ना, वो आपके नाभिक में ही अवस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है कि बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं है कथन पूछा गया है। तो ये आपके हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के परिक्रमा नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो बाहरी कक्षा के चारों तरफ ये परिक्रमा करता है। तो 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका मिलान करने के लिए दिया गया है। तो प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था। प्रोटॉन का खोज किया गया था आपको गोल्डस्टीन के द्वारा। न्यूट्रॉन का किया गया था आपका चैडविक के द्वारा। इलेक्ट्रॉन का किया गया था आपका जो थॉमसन के द्वारा। और परमाणु सिद्धांत दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषय और किस धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। नाट्यम जो है ना, ये आपका शैव धर्म के प्रति ये हम
हमको व्यक्त करता है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। और सबसे पुराना अगर कोई आपका नाट्य शास्त्र है तो वो कौन सा हो जाएगा, तो आपका भरतनाट्यम ही हो जाएगा। तो आपको उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि उन 3 शहरों के नाम क्या हैं जो कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई थी और जिनका नाम उन शहरों के नाम पे रखा गया था। सबसे पहले तो कथक नृत्य क्या हो जाएगा, उत्तर भारत का ये क्लासिकल डांस हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है उत्तर भारत के 3 शहर, तो 3 शहर में आपका हो जाएगा, 3 शहर में आपका हो जाएगा जयपुर, बनारस और लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत का सबसे जो है प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो ये आपका कथक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप जो है वो लाई हरोबा हो जाएगा। तो लाई हरोबा आपका मणिपुरी नृत्य का प्रारंभिक आपका स्रोत जो है ना वो लाई हरोबा से ही ये नृत्य स्टार्टिंग होता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कथकली ने किसके संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया था, तो ये आपके हो जाएंगे कर्नाटक के राजकुमार। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित और कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाती है। तो कौन से नृत्य में ऐसा किया जाता है, तो मणिपुरी में किया जाता है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मणिपुरी एक क्लासिकल डांस है जो कि मणिपुर में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकेदमी में से अब तक भारत के कितने शास्त्रीय नृत्यों को उन्होंने मान्यता दिया है। तो वर्तमान में कितने आपके क्लासिकल डांस हो जाएंगे, तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में सारे 8 का नाम बताइएगा जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है। तो कौन से नृत्य शैलियों में संदर्भ पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा नाट्य शास्त्र। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो कि असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। तो ये आपका सत्रिया हो जाएगा। और सत्रिया नृत्य कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो ये आपका असम का हो जाएगा। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपका बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में एक नए सिरे से तैयार किया गया और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिर में देवदासियों के द्वारा की जाती है और इसे दासिया पट्टम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, भरतनाट्यम का जो संबंध आपका तमिलनाडु से हो जाएगा। इसको देवदासियों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग देवदासी नृत्य के रूप में भी जानते हैं। वैसे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ओडिसी उड़ीसा का हो जाएगा और मणिपुरी जो है वो मणिपुर का ये क्लासिकल डांस हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए जाना जाता है। तो जो भरतनाट्यम है ना ये आपका कर्नाटक संगीत का एक स्वरूप हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु का आधार है। तो ये राधा कृष्ण के रासलीला के विषय वस्तु पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मणिपुरी नृत्य जो कि आपका मणिपुर का क्लासिकल डांस हो जाएगा। कथक आपका उत्तर भारत का, मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा, केरला का हो जाएगा और कथकली भी केरला का हो जाएगा। सत्रिया आपका असम का क्लासिकल डांस हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शास्त्रीय भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही है, पहचान कीजिए। भारत का प्रथम घोषित शास्त्रीय भाषा संस्कृत थी। यहाँ पे देखिए शास्त्रीय भाषा के बारे में पूछा गया है। तो पहला भाषा संस्कृत नहीं थी बल्कि यहाँ पे तमिल थी। तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि अब तक केवल 6 भाषाएं ही पहचान में की गई है। देखिए वर्तमान में जो है ना वो पहले तो 6 हुआ करती थी, 5 को ऐड किया गया था, पाली, प्रकृति, मराठी, असमिया और बंगाली। तो यहाँ पे वर्तमान में टोटल 11 हो गया। तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है कि शास्त्रीय भाषाओं की पहचान 5 वर्ष के एक बार भी किया जाता है। तो ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। चौथा है कि दक्षिण भारत के 4 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहचान कीजिए पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो पहले फ्रेमिंग किया गया था जब 6 हुआ करता था। तो उस हिसाब से आपका 2 और 4 इसका राइट आंसर होगा। लेकिन वर्तमान में जो है ना वो 6 नहीं बल्कि 11 हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर सिर्फ आपका 4 हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय भाषा को मान्यता दिया गया है। तो ये आपका तमिल, संस्कृत, ओडिया, मराठी, मलयालम ये सभी को दिया गया है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है। तो अब कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो वर्तमान में टोटल 11 हो जाएंगे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाली, मगधी तथा महाराष्ट्री किस भाषा के अंतर्गत आता है? तो ये सभी के सभी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शास्त्रीय भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? पहचान कीजिए। देखिए आपका सेम क्वेश्चन है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि के रूप में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब यहाँ पे घोषित किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में। वहीं पे 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक संचार के लिए कितनी आधिकारिक भाषाएं उपयोग की जाती है? देखिए यहाँ पे यूएन की बातें किया गया है, तो यहाँ पे आधिकारिक रूप से टोटल 6 भाषाओं का यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन कार्य के रूप में हम लोग 2 ही भाषा का यूज करते हैं। एक तो आपका इंग्लिश हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा फ्रेंच भाषा। लेकिन आधिकारिक भाषा कितने हो जाएंगे? 6 का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। पहला आपका हो जाएगा अरबी भाषा, दूसरा आपका इंग्लिश भाषा, तीसरा आपका हो जाएगा चीनी, चौथा फ्रांस का हो जाएगा फ्रेंच, रूस का आपका रूसी भाषा हो जाएगा और स्पेन का आपका स्पेनिश भाषा हो जाएगा। तो ये 6 का 6 भाषा जो है ये आपको आधिकारिक भाषा के रूप में यूएन के द्वारा इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपका 75 क्वेश्चन कवर करवा दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि मैं ये टेस्ट सीरीज आपके लिए कंटिन्यू करा सकूँ। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।